डियर लर्नर्स, आज हम इस वीडियो में प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता विलियम मॉरिस डेविस द्वारा प्रतिपादित अपरदन चक्र की संकल्पना को समझेंगे। द कंसेप्ट ऑफ इरोजन साइकिल। आप ये जानते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर जो भू आकृतियाँ पाई जाती हैं उनके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है और यह परिवर्तन क्रमिक रूप में होता है। इस परिवर्तन का मुख्य कारण सम्मिलित रूप से बाह्य और आंतरिक शक्तियों की विविध घटनाएं एवं प्रक्रियाएं होती है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इस पृथ्वी पर किसी भी भू आकृति का निर्माण और उसका विकास यकायक नहीं होता है। उदाहरण के लिए पर्वतों या घाटियों या जलप्रपातों या बाढ़ के मैदानों का विकास यकायक यानी एकदम नहीं होता है। यह विकास क्रमिक अवस्थाओं में होता है। इस पृथ्वी पर जो समतल स्थापक शक्तियां हैं जैसे वर्षा, नदी, पवन, हिमनदी, भूमिगत जल, सूर्यातप, पाला आदि, ये धरातल की विषमताओं को घटाने का कार्य करते हैं और समतल की यह क्रिया यानी धरातल की विषमताओं को कम करने की यह क्रिया कई अवस्थाओं में पूरी होती है। इस प्रकार विभिन्न अवस्थाओं और उस अवधि के सम्मिलित कार्यों को, जिसमें एक ऊंचा उठा हुआ भाग अपरदन की क्रिया द्वारा समतल मैदान के रूप में परिवर्तित हो जाता है, अपरदन चक्र इरोजन साइकिल कहलाता है। और विलियम मॉरिस डेविस ने इसे भौगोलिक चक्र यानी ज्योग्राफिकल साइकिल की संज्ञा दी है। W.M. डेविस यानी विलियम मॉरिस डेविस ने सन 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफिकल साइकिल का विचार प्रस्तुत किया था। डेविस के अनुसार भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित यानी कि ऊंचा उठा हुआ भूखंड अपरदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। विलियम मॉरिस डेविस ने अपना यह भौगोलिक चक्र कुछ मान्यताओं को आधार मानकर प्रस्तुत किया है। उनकी मान्यता है कि जिस स्थलखंड पर यह भौगोलिक चक्र संपन्न हो रहा है उसकी लिथोलॉजी सजातीय प्रकार की होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, लिथोलॉजी भूविज्ञान की एक शाखा है जो चट्टानों का अध्ययन करती है और उनकी उत्पत्ति और निर्माण और खनिज संरचना आदि का अध्ययन भी करती है। तो विलियम मॉरिस डेविस के अनुसार जिस स्थलखंड पर भौगोलिक चक्र संपादित हो रहा है उसकी लिथोलॉजी सजातीय यानी एक जैसी होनी चाहिए। दूसरी मान्यता उनकी यह है कि स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति से छोटी अवधि यानी लघु अवधि में पूर्ण हो जाता है। उन्होंने अपने इस भौगोलिक चक्र के मॉडल को प्रस्तुत करते हुए यह भी माना है कि जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाता यानी कोई भूखंड जब उत्थान होना प्रारंभ करता है तो जब तक उसका उत्थान समाप्त नहीं हो जाता तब तक अपरदन प्रारंभ नहीं होता है, अर्थात अपरदन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा करता है। डेविस ने लंबे समय तक क्रस्ट स्थिरता यानी जो भूप्रॉपर्टी की स्थिरता है, नोशन ऑफ क्रस्ट स्टेबिलिटी है, उसकी धारणा को माना है ताकि अपरदन प्रक्रिया क्रमिक तरीके से पूरी हो सके। क्रमिक तरीके का मतलब विभिन्न अवस्थाओं में वह पूर्ण हो सके। डेविस की यह भी मान्यता है कि जिस स्थलखंड पर यह भौगोलिक चक्र संपन्न हो रहा है वह क्षेत्र वृष्टि वाला यानी कि प्लूवियल होना चाहिए ताकि कई नदियां संपूर्ण भूखंड को कवर कर ले, क्योंकि यही नदियां अपरदन की प्रक्रिया में प्रमुख बहिर्जात बल के रूप में कार्य करती है। डेविस ने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन ऐतिहासिक परिवेश में किया। उन्होंने बताया कि स्थल रूपों के निर्माण एवं विकास पर संरचना, स्ट्रक्चर, प्रक्रम, प्रोसेस तथा समय, टाइम का प्रभाव होता है। इसी आधार पर डेविस ने यह प्रतिपादित किया कि स्थल रूप, संरचना,
प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। A landscape is a function of structure, process and time. इन तीनों कारकों यानी संरचना, प्रक्रम तथा समय को डेविस के त्रिकट ट्रियो ऑफ डेविस के नाम से जाना जाता है। डेविस के अनुसार स्थल रूपों में समय के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन होता है और इनके द्वारा प्रतिपादित भौगोलिक चक्र का मुख्य उद्देश्य स्थल रूपों का जननिक एवं क्रमबद्ध वर्णन करना था। डियर लर्नर्स, डेविस के इस अपवर्तन चक्र यानी भौगोलिक चक्र को समझने के लिए उनके द्वारा सुझाए गए त्रिकट यानी ट्रियो ऑफ डेविस यानी संरचना, प्रक्रम और अवस्था को समझना आवश्यक है। संरचना, स्ट्रक्चर। संरचना से तात्पर्य किसी भूखंड पर पाई जाने वाली विभिन्न चट्टानों की बनावट से है, क्योंकि स्थल रूपों के विकास में इनका विशेष योगदान होता है। चट्टान के विभिन्न गुण जैसे खनिजों का संगठन यानी कंपोजिशन, रासायनिक गुण, कठोरता, चट्टानी संस्तरों की मोटाई, उनका विन्यास यानी लेआउट आदि अपरदन को प्रभावित करते हैं। आग्नेयी चट्टानों में अपरदन की प्रतिरोधात्मक शक्ति अधिक होती है, जैसे नीस, ग्रेनाइट आदि। यह आसानी से अपरदित नहीं होती है या कटती छटती नहीं है, जबकि अवसादी चट्टानें परतदार और अपेक्षाकृत कोमल होती है, अतः शीघ्रता से अपरदित हो जाती है। कुछ चट्टानों में घुलनशील तत्वों की प्रधानता होती है तो वह शीघ्र अपरदित हो जाती है। ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल संस्तर वाली चट्टानों और क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल संस्तर वाली चट्टानों में अपरदन दर में भिन्नता एवं बनने वाले स्थल रूपों में भी अंतर देखने को मिलता है। दृश्यभूमि के निर्माण में संरचना का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अपरदन चक्र की अवधि एवं व्यवस्था में संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका प्रभाव चाहे सामने दिखाई दे या पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में रहे, सभी विद्वान इसे मानते हैं। थॉर्नबरी के अनुसार दृश्यभूमि के विकास में भूवैज्ञानिक संरचना का प्रमुख हाथ होता है और दृश्यभूमि में संरचना परिलक्षित होती ही है। प्रक्रम, प्रोसेस। प्रक्रम से तात्पर्य उन बाह्य शक्तियों से है जो धरातल पर हर समय क्रियाशील रहती है। स्थलाकृति का निर्माण नदी, हिमनदी, भूमिगत जल, वायु, समुद्री लहरों आदि प्रक्रमों में से किसके द्वारा हुआ है, यह उन स्थलाकृतियों को देखकर आसानी से बताया जा सकता है। थॉर्नबरी के अनुसार भूआकृतिक प्रक्रम स्थल रूपों पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। प्रत्येक भूआकृतिक प्रक्रम स्वयं का स्थल रूपों का एक विशिष्ट समुदाय प्रस्तुत करते हैं। डेविस ने नदी के कार्यों के आधार पर अपना अपरदन चक्र यानी भौगोलिक चक्र स्पष्ट किया है। यह प्रक्रम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है और इसका प्रभाव स्थल रूपों पर हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। शुष्क प्रदेश में वायु के प्रभाव से छत्रक, जालीदार शिला, इंसेलबर्ग आदि बनते हैं, तो नदियों द्वारा वी आकार की घाटी, जलप्रपात, विसर्पों यानी मिएंडर्स, बाढ़ के मैदानों, फ्लड प्लेन्स आदि का निर्माण होता है। हर प्रक्रम विशिष्ट स्थल रूपों का निर्माण करता है। अपरदन चक्र पर प्रक्रम का प्रभाव अवश्य पड़ता है। थॉर्नबरी के अनुसार स्थलाकृतिक प्रक्रम स्थल रूपों पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं एवं प्रत्येक स्थलाकृतिक प्रक्रम स्थल स्वरूपों का स्वयं लक्षित एवं विशिष्ट समुदाय विकसित करता है। अतः जिस प्रदेश में जो प्रक्रम कार्यशील होता है वहाँ दृश्यभूमि का विकास उसी के अनुरूप होता है। उदाहरण के लिए यू आकार की घाटियाँ हिमानी द्वारा और बाद में बाढ़ के मैदान का निर्माण नदियों द्वारा ही संभव है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि प्रक्रम स्थलाकृति के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। जब किसी भी भू आकार का यथोचित ज्ञान प्राप्त करना हो
तो हमें पहले वहाँ के विकास के प्रक्रम को समझना आवश्यक होता है। अपरदन चक्र में बनने वाली विशिष्ट भू आकृतियों पर चक्र की अवस्था का नियंत्रण होता है। डेविस के अनुसार स्थल रूपों को कई अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। यद्यपि मानव आयु की तरह ही अवस्था का कोई निश्चित समय नहीं होता है, किसी भी क्षेत्र का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंचने में लगने वाला समय भी निश्चित नहीं होता है। डेविस के अनुसार युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था वह समयावधि है जिसमें एक स्थलाकृति का निर्माण एवं अंत हो जाता है। उत्थान के पश्चात अपरदनकारी शक्तियां भूखंड पर क्रियाशील हो जाती है। डेविस ने नदी के कार्य के आधार पर अपना अपरदन चक्र यानी भौगोलिक चक्र प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार जैसे ही भूखंड पर उत्थान के पश्चात जल बहना शुरू होता है, वह नदी का रूप ले लेता है और विभिन्न अवस्थाओं में अनेक स्थल रूपों का निर्माण होता है। युवावस्था, यूथ स्टेज। इस अवस्था में भूदृश्य के अधिकतम उत्थान के कारण विभव या संभावित ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम होती है। कुछ अनुवर्ती नदियां उनकी सहायक नदियों के साथ अपरदन क्रिया करती है, जिससे वी आकार की नदी घाटी विकसित होती है। इस अवस्था में बाढ़ भूमि यानी फ्लड लैंड की अनुपस्थिति होती है और जल विभाजकों यानी वाटर डिवाइडर्स की उपस्थिति इस अवस्था की प्रमुख विशेषता है। नदी के मार्ग में झरने विकसित होते हैं। मूल कटकों और ढालों के आधार पर इस अवस्था में नदी विसर्पों का निर्माण हो सकता है। युवावस्था में नदी द्वारा किए जाने वाला तलिका अपरदन मुख्य अपरदन क्रिया है। प्रौढ़ावस्था, मैच्योर स्टेज। धीरे धीरे भूदृश्य प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करने लगता है। सतह का उबड़ खाबड़पन बढ़ने लगता है और विविध अपवाह प्रारूप ड्रेनेज पैटर्न इस अवस्था में प्रमुख हो जाते हैं। इस अवस्था में नदी अपनी तली के अपरदन की बजाय किनारों का यानी कि पार्श्विक अपरदन लेटरल इरोजन अधिक करने लगती है। फलतः नदी घाटी चौड़ी होने लगती है। चौड़े बाढ़ के मैदान विकसित होने लगते हैं, जिसके कारण जल विभाजक वाटर डिवाइडर्स अपनी प्रमुखता खोने लगते हैं। अवसादों की अधिकता व ढाल की कमी से नदी के मार्ग में मोड़ या विसर्प मिएंडर्स पड़ने लगते हैं। नदी घाटी की चौड़ाई विसर्पों की चौड़ाई के सदृश दिखाई देती है। वृद्धावस्था, ओल्ड स्टेज। समय के साथ भूदृश्य अपनी वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, जब नदी घाटी तल बहुत ही चौड़ा हो जाता है और एक मैदानी भूभाग के रूप में विकसित हो जाता है, जिसे डेविस ने पेनी प्लेन कहा है। इस अवस्था में भूदृश्य अपने आधार तल यानी बेस लेवल पर आ जाता है। इस अवस्था में भूदृश्य पर दो प्रधान या प्रमुख स्थल रूप मोनाडनोक और छाड़न झील ऑक्सबो लेक देखने को मिलती है। मोनाडनोक अपरदित हुए जल विभाजकों के अवशेष या शेष भाग हैं, जबकि छाड़न झील तब विकसित होती है जब नदी अपने अच्छी तरह से बने वक्रों को अपरदन एवं निक्षेपण द्वारा काट देती है और एक सीधी दिशा या रेखा में प्रवाहित होने लगती है। डियर लर्नर्स, आइए डेविस के इस भौगोलिक चक्र की जो संकल्पना है, इसको हम एक आरेख द्वारा समझते हैं। चित्र में दो वक्र ऊपरी तथा निचला वक्र दिखाए गए हैं। यह ऊपरी वक्र है तथा यह निचला वक्र है। यह क्षैतिज रेखा समय यानी टाइम को दिखाती है। अपरदन का आधार तल सागर तल को प्रदर्शित करता है। यह ऊर्ध्वाधर अक्ष स्थलखंड की ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। जैसा कि आप जानते हैं, डेविस ने अपने अपरदन चक्र की संकल्पना को 3 भागों में विभक्त किया है। प्रथम युवा अवस्था है। इस अवस्था में किसी भूखंड का उत्थान प्रारंभ होता है। यह उत्थान इस बिंदु से प्रारंभ होकर इस बिंदु तक चलता है और इस बिंदु के बाद
उत्थान समाप्त हो जाता है। उत्थान समाप्त होने के उपरांत अपर्दन की क्रिया प्रारंभ होती है। तली अपर्दन के कारण वी आकार की गांठी और जल विभाजकों की प्रमुखता इस अवस्था के प्रमुख स्थल रूप हैं। तली अपर्दन के कारण इस अवस्था में ऊंचाई का अंतर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में नदी अपनी तली का अपर्दन तेजी से करती है, जिससे उसकी घाटी गहरी होती जाती है। अनुवर्ती नदी और उनकी सहायक नदियों का पूर्ण वेग के साथ अपर्दन कार्य इस अवस्था में संपादित होता है। जल विभाजक भी अपर्दित होने लगते हैं और भूदृश्य में ऊंचाई का अंतर बढ़ता जाता है। आप देख सकते हैं कि परम ऊंचाई तो स्थिर है, लेकिन ऊंचाई का अंतर बढ़ रहा है। इस अवस्था के अंत में जल विभाजक अपर्दित होकर अपनी प्रमुखता खो देते हैं। इस अवस्था में किनारों का अपर्दन प्रमुख हो जाता है। नदी के किनारे चौड़े होने लगते हैं और जहाँ कहीं भी नदी विसर्ग बनाती है वहाँ बाढ़ के मैदान विकसित होने लगते हैं। वृद्धावस्था में क्षैतिज अपर्दन होने से नदी अपने किनारों को चौड़ा करती जाती है। फलतः परम ऊंचाई और ऊंचाई का अंतर दोनों ही घटने लगते हैं, जैसा कि आप इस आरेख में देख रहे हैं। फलतः भूदृश्य एक आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित होने लगता है। इस आकृति विहीन मैदान को डेविस ने पेनीप्लेन यानी कि समप्राय मैदान की संज्ञा दी है। इस मैदान पर छाड़न झीलें यानी ऑक्सबो लेक्स, चौड़े बाढ़ के मैदान यानी वाइडर फ्लड प्लेन्स दिखाई देते हैं और कहीं कहीं जल विभाजकों के अपर्दन रोधी टीले दिखाई देते हैं, जिन्हें डेविस ने मोनोटोनिक कहा है। डियर लर्नर्स, यदि हम डेविस द्वारा प्रतिपादित भौगोलिक चक्र के इस मॉडल का मूल्यांकन करें तो हम ये पाते हैं कि विलियम मॉरिस डेविस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्थल रूपों के अपर्दन चक्र की व्याख्या को एक बहुत ही सरल रूप में यानी एक सरलीकृत मॉडल के द्वारा प्रस्तुत किया। लेकिन विद्वानों ने उनकी संकल्पना की कुछ आधारों पर आलोचना भी की है, या उन्होंने उन कमियों की ओर इंगित किया है जो डेविस के इस भौगोलिक चक्र के मॉडल में पाई जाती है। डेविस का यह सिद्धांत हद से ज़्यादा सामान्यीकृत है। विद्वानों के अनुसार डेविस के उत्थान की संकल्पना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि डेविस ने अल्पकालिक यानी कम समय में त्वरित दर से यानी शीघ्रता से उत्थान के तथ्य को स्वीकारा है, जबकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार उत्थान की प्रक्रिया इस पृथ्वी पर सतत चलती है और इसकी जो गति है वो बहुत ही धीमी होती है। डेविस की उत्थान एवं अपर्दन के मध्य संबंधों की संकल्पना भी व्यवहारिक नहीं है। वास्तविक जगत में अपर्दन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करता है, बल्कि उत्थान के साथ ही अपर्दन प्रारंभ हो जाता है। डेविस के भौगोलिक चक्र की 3 अवस्थाओं युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था तथा वृद्धावस्था से गुजरने के बाद समाप्ति के लिए स्थलखंड को लंबे समय तक स्थिर दशा में रहना होगा। लेकिन आप ये जानते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार स्थलखंड की दीर्घकालीन स्थिरता संभव नहीं है, क्योंकि यह पृथ्वी गतिक है, डायनामिक है और स्थलखंड सदैव गतिशील रहते हैं तथा भूपटल विवर्तनिक घटनाओं यानी टेक्टोनिक एक्टिविटीज से सदा प्रभावित होता रहता है। साथ ही अपर्दन चक्र में मौसमी विक्षोभों की यानी जो एटमॉस्फेरिक जो डिस्टर्बेंसेस हैं उनकी भूमिका को डेविस ने नज़रअंदाज किया है। डेविस का सिद्धांत भू आकृतिक प्रक्रमों के बंद तंत्र यानी क्लोज सिस्टम का अनुसरण करता है, जबकि वास्तव में ये प्रक्रम खुला तंत्र यानी ओपन सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ विद्वान जिनमें स्ट्रॉलर, हेक, चोर्ले, शुम आदि विद्वानों ने डेविस द्वारा प्रस्तुत स्थल रूपों के ऐतिहासिक विकास की संकल्पना को
अस्वीकृत किया है और इस ऐतिहासिक विकास की संकल्पना से परे उन्होंने गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो डेविस द्वारा सुझाई गई अवस्थाओं की तुलना में अधिक यथार्थवादी एवं तर्कसंगत है।